बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं सना गौरी। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस था और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शदीद तनकीद, वो जो बरसों का याराना था वो कुछ टूटता नजर आता है। बहुत पुरानी बात नहीं है जब कराची की सड़कों पे आपको पीपल्स पार्टी के बैनर के साथ मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें नजर आ रही थी। लेकिन अचानक से बयानबाजी का सिलसिला वो शुरू हुआ कि समझ नहीं आता कि आगे अपोजिशन जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रही थी अब अपनी ही अपोजिशन करने में मसरूफ नजर आती है। लेकिन इससे आगे बात ये हुई कि वो पीपल्स पार्टी जिसके बयानात बड़े ही जबरदस्त आ रहे हैं, दूसरी तरफ कराची में होने वाली मुखालफत को आंखें बंद करके शायद महसूस नहीं कर रही या करना नहीं चाहती कि उसके खिलाफ क्या कुछ हो रहा है। हो क्या रहा है जनाब, बल्दियाती तरमीमी बिल जो है उसके खिलाफ तमाम कराची की जमातें जो हैं वो साथ मिल चुकी हैं और इसके खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं, बातें हो रही हैं। MQM की बात खासतौर पर मैं यहाँ करूंगी। वो MQM जो कि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, वही ये कह रही है कि इदारे और वफाक जो है वो पीपल्स पार्टी का साथ दे रही है और इस बिल की मंजूरी में उनका भी हाथ है। इतनी शदीद तनकीद क्यों? दूसरी तरफ जमात इस्लामी भी इसमें सरगर्म है और सबसे ज्यादा जो एक्टिव नजर आ रहे हैं वो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। आखिरी इत्तलात तक मुस्तफ़ा कमाल साहब के मुख्तलिफ लोगों से राब्ते भी हुए, शहबाज शरीफ साहब से भी राब्ता हो रहा है, फजलुर रहमान साहब से भी राब्ता हो रहा है और जमात इस्लामी और PSP का इत्तेहाद भी नजर आ रहा है। इस हवाले से कुछ बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब ताहिर रिजवी साहब, आप तज्जियाकार हैं। उनके साथ मौजूद हैं सैयद फरहान अहमद साहब, आप तज्जियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। सर, पहले तो पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। अपोजिशन जो है वो अचानक से टूटती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कुछ नवीद मिल गई है, कुछ मिलने वाला है उन्हें? बिलावल भुट्टो साहब को तो बहुत पहले ही नवीद मिल गई थी और उस नवीद के ही जो दी हुई गाइडलाइन भी थी उन्होंने उसके ऊपर काम किया। और मैंने पहले प्रोग्राम में कहा है कि मरियम साहिबा ट्रैप हुई और उन्होंने जाके इंतजार, देखें बिलावल याद रखिएगा हमने लड़ना नहीं है, आपको लड़काने की तकरीर याद होगी। तो वो तो मज़ारों पे फूल भी बरसा रहे जी थे बिल्कुल साथ बिल्कुल। साथ, और अच्छा हो मतलब गया था। भुट्टो जिंदाबाद और बहुत सारा उन्होंने बेचारी ने मेहनत की, लेकिन उनकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई क्योंकि उनको तो पहले ही एक ट्रैक दे दिया गया था कि इस ट्रैक पे आपने चलना है। उन्होंने, सियासत में यही होता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूंगा लेकिन मैंने आपको गिराना है। तो मैं समझता हूँ उसमें वो कामयाब हो गए थे और अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और जहां पर उन्हें, अच्छा, जहां आप अच्छी इनिंग की बात करते हैं, मुझे एक बात बताएं, आगे अगर जो कहते हैं जी सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, छोड़ दें उसको, लेकिन आगे ऑप्शन क्या है? आगे ऑप्शन क्या है? अगर कोई किसी का साथ भी देता है तो आप ये बताएंगे किस कौन सा ऑप्शन देखिए बचा है? ऑप्शन एक ही है सबके पास, वो है गेट नंबर 4 और वही ऑप्शन है, उस पर सब नहीं खड़े नहीं, होते हैं। गेट नंबर 4 वालों के पास क्या ऑप्शन है? उनके पास तो बहुत ऑप्शन होते हैं, उनके पास तो इतने ऑप्शन होते हैं ना कि बस ओपन, नया भी बिल्कुल खड़ा वेरी कर ओपन सकते हैं। फील्ड। यस ऑफ कोर्स, कोई मसला नहीं है। और एक बात बता दूं, हमारे मुल्क में टैलेंट है, हमारे मुल्क में लोग हैं क़यादत करने वाले अच्छे लोग। सिर्फ बात क्या है कि हाथ रखना, उनको आगे लाना सबसे मुश्किल काम है, आगे लाना। क्योंकि जब तक ये वडेरे, ये जमींदार, ये सनतकार, इसमें एक और अभी ऐड हो गया है, वो है सनतकार, जिन्होंने जाके हमारे वजीर आजम साहब के भी इर्द गिर्द सारे सनतकारों ने अच्छा, इतनी 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 बड़ी बात कर दी कि सर्टिफाइड चोर तक कह दिया। जी। अब मैंने कहा ना कि अब ये सनतकार भी शामिल हो गए हैं इस माफियाज में। शुगर क्या है? शुगर सनत है ना, वो सनत वाले हैं ना सारे, तो सनतकार भी अब इसमें हिस्सा बन गए। तो जब तक कि कोई गरीब क़यादत, मीडियम क़यादत, वो क़यादत जिसको गरीब का दर्द है, वो आगे नहीं आएगी तो सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही सपोर्ट होगी उनको। अच्छा, वो भी मजबूर हैं, उनके लिए वो भी देखते हैं कि भाई जाहिर है जो पॉपुलर है, जरा सा आगे है, तो उनको उसी पे हाथ रखना पड़ता है। लेकिन मैं उनकी सिंसेरिटी को कभी चैलेंज नहीं करूंगा। उनको जरूर देखना चाहिए कि मुल्क में अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको जरूर रोकना चाहिए, ये उनका हक बनता है। वो रियासत है, एक हुकूमत है, एक रियासत है, एक अदलिया है, सबका अपना अपना पार्ट है और उनको अदा करना चाहिए। चलें, ये तो मुल्क इज फर्स्ट। ये बात हो गई अपोजिशन की। अब आगे चलते हैं। फरहान, क्या हो रहा है ये जो कराची में होने जा रहा है? एक तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो शदीद तनकीद करती है अपनी ही जो है, दूसरी जिसको बड़ा याराना था उससे, चले वो हो गया। अब जो कराची में जो कुछ हो रहा है, पीपल्स पार्टी बड़े आराम से आंखें बंद करके बैठी हुई है और समझती है तो कुछ है ही नहीं। आपको लगता है कि कुछ वाकई नहीं होने वाला? ये जितनी जमातें बन रही हैं, इत्तेहाद हो रहा है, ये बस बातें ही रह जाएंगी? नहीं, देखें, मसला है कि पीपल्स पार्टी जो अभी आपने बोला कि आंखें बंद करके बैठी हुई हैं, तो वो आंखें बंद करके नहीं बैठी हैं। बेसिकली उनको, पीपल्स पार्टी को भी पता है कि कराची से वोट बैंक कौन लेके जाता है, कराची से वोट किसको पड़ता है। और वो जिस पार्टी को पड़ता था या पड़ता है, उन
वो लोग आज गवर्नमेंट का हिस्सा है, वफाकी गवर्नमेंट का हिस्सा है। जब वही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना उन्होंने कुछ किया, 2 मिनिस्ट्रियां लेके बैठे हुए हैं एमक्यूएम, जब उन्होंने ही कुछ नहीं किया तो पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो सिंध की क़यादत कर रहे हैं। ठीक है, सिंध के अंदर कराची भी आता है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उनका नहीं नज़र आता है कराची के हवाले से। कराची में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट वो नहीं देना चाह भी नहीं रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि हम यहाँ पे आते बहुत टाइम लगेगा। मोहतरमा बेनज़ीर जैसी कोई लीडर तो है नहीं अभी इस वक्त, बिलावल हैं, वो अभी सीखते सीखेंगे, टाइम लगेगा उनको कराची में सियासत करने के लिए। तो बेसिकली जो होना चाहिए, प्रॉब्लम अगर क्रिएट किसी को होनी चाहिए यहाँ पर, तो बिलावल तो नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी तो नहीं करेगी कोई प्रॉब्लम करेगी एमक्यूएम। आप एमक्यूएम को जो है, एमक्यूएम को देखना है कि एमक्यूएम अब किस उस पे जा रही है, डगर पे जा रही है, क्या करना चाह रही है। क्योंकि फरहान, मुझे जो लग रहा है ना इस वक्त, ये ठीक है आप कराची के हक में बात करते हैं, ठीक है आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात की और आप कह रहे हैं कराची के अवाम के लिए बात करें। इस वक्त तो मुझे ऐसे जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, वो लग रहा है कि वो लोग जो बहुत अरसे से खामोश थे, वो लोग जिनको स्क्रीन नहीं मिल रही थी, अचानक से मौका मिला कि आए जी हम अपना वोट बैंक मजबूत कर लेते हैं। नहीं, देखें, मैंने पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बात नहीं की। मैंने जो बात की आपने वो शायद सही तरीके से समझा नहीं। मैं समझ गई हूँ आपकी बात, लेकिन मैं वो भी कह रही हूँ कि जो बयानात इस वक्त आ रहे हैं, मुस्तकिल बयानात आ रहे हैं, कभी पीएसपी का आ रहा है, कभी जो है एमक्यूएम का आ रहा है, तो वो अचानक से जो आ गए हैं सामने। पीएसपी तो मतलब कोई ऐसी मुझे तो नहीं लगा कोई कुछ कर सकी, आई जरूर, लेकिन उन्होंने अपना आते के साथ ही अपना जो भी वोट बैंक बनाना था वो उन्होंने पानी में मिला दिया। क्यों नहीं कर सके वजह? वो असल में बेसिकली देखें, मसला ये कि आप जो है ना अपने मोहसिन, आपने खुद ही बैठ के अल्ताफ हुसैन को अपना बाप तक बोल दिया था और फिर उसी बाप को आगे आपने गालियां भी बकी। आपको नहीं करनी चाहिए थी सियासत, आप ना करते। अगर मेरा बाप अगर कोई ऐसा होता और काम करता, मैं उस शोबे को ही छोड़ देता। टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर वही नहीं, इस्तिखारा क्या है? ये तो आप जिसने भी इस्तिखारा करके जिसने भी बुलाया, जी तो मतलब जिसने भी यहाँ पे बुलाया उन्होंने उनके साथ बोला था कि आप थोड़ा करिएगा, इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया, आंसू भी निकाल दिए थे टीवी के ऊपर बैठ के, बहुत ज्यादा। तो वो जो है ना, इनको मतलब उस चीज की सजा पीएसपी को मिल रही है। ये खुद आके बोलते जी मैंने बहुत काम किया है, मैं मेयर रहा हूँ, मैं सियासत करूंगा कराची की और पाकिस्तान की, तो फिर शायद कुछ ये किसी जगह पे पहुंच जाते, या चौथा फोर्थ विंडो डोर वाले जो हैं वो इनकी तरफ कुछ देखते भी, कुछ ख्याल भी करते इनका कि नहीं यार इसने कुछ काम किया था अपने दौर में, और वो भी फौज का ही दौर था जिस दौर में इन्होंने काम किया था, जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था। तो उनका तो खैर छोड़ दें उनका टॉपिक। हाँ, वो किसी को मजबूत करना चाह रहे हैं, वो एमक्यूएम की टक्कर पे, देखिए तो राब्ते भी कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि मजबूत पोजीशन पे आना चाहिए। देखिए एमक्यूएम की टक्कर पे अगर कोई जमात कराची में टफ टाइम देती थी, वो थी जमात इस्लामी। तो मेरा ख्याल है कि ये एमक्यूएम के अगेंस्ट होके जमात इस्लामी को पावरफुल करना चाह रहे हैं। इनको तो कुछ मिलना नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ, इसलिए कि इनको तो अभी काउंसलर के इलेक्शन उन्होंने लड़े थे और वहां से बहुत एक भी नशस्त नहीं जीत सके। हाँ, आर्मी के वो जो कैंट के इलेक्शन में बहुत बुरा इनका कुछ मिला ही नहीं इनको। तो ये और दूसरी पार्टियों को, एमक्यूएम के अगेंस्ट जो पार्टियां हैं उनको जो है मजबूत करना चाह रहे हैं। जमात इस्लामी कुछ फिर भी नजर आ गई। जमात ने देखे वही जमात के 2 रूप रहे हैं शुरू से ही ना। पहले वो जाके बोलते हैं कि जी चोर को पकड़ो, फिर बाद में बोलते हैं कि जी चोरी हो गई, चोरी करो, पहले बोलते हैं चोरी करो, बाद में बोलते हैं चोरी हो गई। आपको नहीं लगता कि हाफिज नईम जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ सियासत कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं मुख्तलिफ। अगर ये जो आज ये नास्ले टावर के लिए निकले थे, तो ये तो पटिशन देने वाले ये थे। इसकी पटिशन जो स्टार्ट हुई थी गैर कानूनी तजावुजात की या इमारतों की, वो तो आपके नेमतुल्लाह खान साहब ने दी थी। आपको शायद याद होगा, नेमतुल्लाह खान साहब जब मेयर थे, उन्होंने यहाँ पे पटिशन, फर्स्ट पटिशन उन्होंने स्टार्ट की थी। आज आप जब आपकी उस पटिशन पे फैसला हो गया, आप आज उनको बचाने के लिए निकल आए। ये तो मैं आपको प्रूफ देता हूँ उसको। आपको ये स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। नेमतुल्लाह खान साहब, मेरे पास वो आज भी पटिशन भी रखी हुई है नेमतुल्लाह खान साहब की, मरहूम की। तो जो है वो आप देख लें उठा के। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्ट होता ना कोई नेस्ले टावर वालों का, तो पहले जाके उस पिटीशन को आप विड्रॉ करवाते कि नहीं जी हम इससे विड्रॉ हो रहे हैं। कोर्ट में जाते बोलते हैं ये पिटीशन हमारी विड्रॉ करें। वो पिटीशन उस वक्त की हो जब काम शुरू हो रहा था, उस वक्त उन्होंने सोचा हो कि जी ये चीजें रुकनी चाहिए और ये गैर कानूनी हो। नहीं, उस वक्त भी बहुत बन चुकी थी। इन्होंने आप देखें कारसाज रोड बड़ी की, चौड़ी करवाई थी, याद होगा आपको। कारसाज रोड तो सिंगल थी, लेकिन साथ साथ ये सबूत भी देना जरूरी है ना कि वो कब पिटीशन गई थी, पूरा बन गया था, नहीं बना था। बनी हुई बिल्डिंगें गिराई थी इन्होंने उस वक्त। जो पिटीशन की थी इन्होंने, बनी हुई बिल्डिंगें और जो रिहाइश हुई हुई थी उनके खिलाफ गए थे।
तो उस अब ये भी तो वही हुआ, आप देखें बनी हुई थी, रिहाइश हुई हुई थी, हो गया जो भी कर लिया जज साहब ने, जो भी कर लिया ठीक है, लेकिन मैं उस टॉपिक पे नहीं आता। लेकिन हाँ, वो जो दूसरे इदारों की तरफ जा रहे हैं कि फौज जो है वो भी ये काम कर रही है, या फौज को उन्होंने डायरेक्ट नहीं, मैं फौज का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने अपनी जजमेंट में जो है डायरेक्ट नाम लिया है फौज का, तो मैं उन ये बात फौज को भी, जी दिफाई इदारे, वही मतलब दिफाई इदारे हमारे फौज ही होंगे ना सबसे, तो फौज को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ और उनको भी कि आप अपना केस बहुत अच्छे तरीके से प्लीड करें, आप हक पे हैं, आप जीत सकते हैं, क्योंकि आप खुद फौज, आर्मी या मिलिट्री या एयरफोर्स या ये खुद कोई भी बिजनेस नहीं कर रही, इनके सब्सिडीज कंपनीज होती हैं जो आप, उनके अलग हैं, नेशनल टैक्स नंबर उनके अलग हैं, उनके टैक्स नंबर्स अलग हैं, जिसमें आप समझ लें आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट बिजनेस कर सकती है। चलिए फरहान, आगे चलते हैं। पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है, ठीक है। एमक्यूएम, पीएसपी, पीटीआई सिंध में बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रही है। आपको क्या लगता है कि एक हमारी सियासत में क्या ये होने लगा है कि एक मसले को छुपाने के लिए दूसरा एहतजाज खोल दिया जाए और अवामी मसलों से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है? देखिए, अवाम से तो किसी को भी दिलचस्पी नहीं है, और दूसरी बात ये 18वीं तरमीम से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी ने कभी अवाम के लिए नहीं सोचा। 18वीं तरमीम से लेकर रोटी कपड़ा मकान से लेकर पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? पीपल्स पार्टी ये सोचती है कि जब हमको ऐसा निजाम लाएं जहां पर मेयर हमारा बैठ जाए डमी, हमारे पास जो हमारा काउंसलर है वो डमी हो, वो कौन हो जिसको रात को फोन आए कि सुबह इसको वोट देना तो उसको वोट दे दें, या मेयर कौन हो कि ये वाली रोड बनानी है, इस रोड में ठेका होगा 57 करोड़ का, इसमें 22 करोड़ उनको देना है, 11 करोड़ उनको देना है, और रोड यार कोई बात नहीं, रोड बनती रहेगी। पीपल्स पार्टी की सोच और अप्रोच जिस दिन करप्शन से निकल जाएगी, मैं यही कहता हूं, मैं इसीलिए कहता हूं बिलावल जरदारी साहब को सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि मैं करप्शन को बुरा समझता हूं, हाँ। मैं उन लोगों को बुरा समझता हूं कि जिन्होंने करप्शन की, और मैं अपनी पार्टी में सख्ती के साथ आइंदा कोई भी करप्शन करेगा उसके खिलाफ कदम उठाऊंगा। चले ठीक है जी। फिर उसके बाद मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं हुमायूं उस्मान राजपूत साहब, आपका ताल्लुक पीएसपी से। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। जी शुक्रिया। हुमायूं साहब, सबसे पहले तो अवाम के लिए आसान लफ्जों में बता दीजिए, ये जो तरमीमी बिल आया है बल्दियात का, ये इसमें है क्या? कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स अवाम को जो है आसान करके बता दीजिए। देखें, पीपल्स पार्टी जो है ना मुनाफिकों का जुम्मा बाजार है। इसमें सिंपल दैट हम ये कहते हैं, गली का जो काउंसलर है मेरी गली का, उसको इख्तियार होना चाहिए, उसके पास सारे जो उसके गली के मसाइल हैं, पानी का मसला है, सेवरेज का जो मसला है, गटर लाइन किस तरह डलेगी, उसका कचरा उठाने का मसला है, ये गली के काउंसलर के पास होने चाहिए। बदकिस्मती से 2013 में एमक्यूएम ने एक इख्तियार दिया था बैठकर, उस पे इन्होंने शब खून मारा, इनके मुंह को खून लग गया, और उसके बाद मुसलसल इन्होंने ये बिल पास किया है। ये टोटल कराची के हक पर डाका मारा है। देखें, कराची के हक पर डाका नहीं मारा, मैं कहता हूँ पूरे सिंध के हक पर डाका मारा है। जितने भी आपके शहरी इलाके हैं उनकी खुद मुख्तियारी को जब्त करने की ये साजिश की है पीपल्स पार्टी ने, और इस साजिश के खिलाफ पाक से जमीन पार्टी सरपा एहतजाज है, और हम इंशाल्लाह ताला दमादम मस्त कलंदर करेंगे। सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप, ये मैं और आप हम जानते हैं, मैं कह रही हूँ अवाम के लिए आसान लफ्जों में बताइए कि इसमें हो क्या रहा है इस बिल की वजह से? भाई, इसमें यह हो रहा है कि अवाम के लिए, अवाम की जो गली के काउंसलर के पास इख्तियार थे, इन्होंने छीन कर वो सारे सूबाई गवर्नमेंट के खाते में डाल दिए हैं। पहले ही अवाम के पास बड़े महदूद इख्तियार थे, बल्दियाती जो नुमाइंदे हमारे इलेक्ट होते हैं, अब उनके पास बच्चे कुछ जो इख्तियार थे, सेवरेज के, स्कूलों के, जो कराची म्युनिसिपल कारपोरेशन के थ्रू स्कूल चलते थे, या जो डिस्पेंसरी छोटी मोटी अगर कहीं थी जो ना होने के बराबर थी, जो चलती थी थोड़ी बहुत, वो भी इन्होंने शब खून मार दिया। इनके पास पहले जो इदारे हैं, सिविल अस्पताल पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत चला रही है, वो कौन सा चल रहा था? तो बच्चे कुछ जो इदारे हैं, इन्होंने तो हक पर डाका मारा है। ये ले जाकर वहां पे बोकस बंदे बिठाकर करप्शन करेंगे, और करप्शन कर रही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत। 10 साल के अंदर 10,248 अरब रुपए इनको एनएफसी अवार्ड के थ्रू मिले। आप मुझे बता दें कि आज कराची कहां खड़ा है? दुनिया के बदतरीन 4 शहरों में कराची का शुमार हो रहा है। अच्छा सर, हल्का बंदी के हवाले से भी कुछ बताइएगा कि हल्का बंदियों के हवाले से कुछ कहा गया? आपके आसान अल्फाज में मैं बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान का जितना भी बजट है, वो एक प्राइम मिनिस्टर से लेकर 4
सूबाई जो आपके वजीर आला हैं उनकी जेबों में जाके पार्क हो जाता है, वो उस पर हंसदे बनकर बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद 18वीं 18A भी करें, बी भी करें, सी भी करें, एक गली के काउंसलर को आप इख्तियार दें और उसको इक्वली सेंसस की बुनियाद पर पैसा डिवाइड कर दें, ताकि उसकी गली के अंदर जो भी मसाइल हैं वो खुद उनको टैकल करे और कोई उनको अगर बाहर से टैकल ना करे। लेकिन ये लोग, इनको बगैरतों को माजरत के साथ शब खून मारने की आदत पड़ गई है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से हम रोडों पे निकलेंगे, अनकरीब आपको नजर आएगा, सरपा एहतजाज बनेंगे। और ना सिर्फ ये, अभी हम जो पीसफुल एहतजाज कर रहे हैं साइडों पे फुटपाथ पे खड़े होके, इसको हमारी खामोशी को, हमारी सादगी को कमजोरी ना समझा जाए। इंशाअल्लाह ताला जल्द हम आपको दमादम मस्त कलंदर भी करेंगे और पीपल्स पार्टी को होश के नाखून याद दिलवा देंगे। जी हुमायूं राजपूत साहब, आप पानी वानी पिए, हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुमायूं राजपूत साहब। सर मुझे आप सुन सकते हैं? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, क्या बल्दियाती जो ये पीपल्स पार्टी जो है, ये बल्दियाती इंतखाबात को आईनी तरमीम के जरिए अपने मफाद में करना चाहती है, कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल, वो डकैती करना चाहती है और वो डकैती कर रही है। उसका शुरू से पैटर्न ही रहा है पीपल्स पार्टी का हुकूमत चलाने का कि हर जगह पे सिर्फ डकैती के अलावा उसको कुछ नहीं आता। वो खौफजदा है कि कराची के अंदर, क्योंकि उनका होल्ड नहीं है, कराची में जब भी बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो बल्दियाती इलेक्शन में ज़ाहिर है उनके नुमाइंदे नहीं जीत पाएंगे। उसके खौफ के बायस उन्होंने कराची के साथ ये शब खून मारा है, जो हरगिज़ हम इसको कबूल नहीं करते और हर इंतहा तक जाएंगे हम इसके लिए इंशाअल्लाह ताला। चलिए जी, फरहान की तरफ आते हैं। फरहान, ये सारी जो बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाब को आईनी तरमीम के जरिए अपने मफाद में करना चाहती है, कुछ ऐसा ही है कि पीपल्स पार्टी को आपको लगता है कि कामयाबी मिलने वाली है अभी आगे? पीपल्स पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। ये छोटी कामयाबियों की बात कर रहे हैं। पहले तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की तरफ ही जा रहे थे ये। पहले तो पीटीआई से अगेंस्ट है ये, आज ये पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं कि शब खून मार रहे हैं। जितना भी कर रहे हैं, जितने भी वो कर रहे हैं, शुरू तो करने दें उनको, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप में इतनी सलाहियत है तो आप आगे अवाम के अगर कोई काम कर सकें तो आप आगे कर लीजिएगा। स्टार्ट तो लेने दें, ये तो स्टार्ट ही खत्म हो गया था। नहीं तो ब्रेक डाउन जब मुशर्रफ साहब के बाद तो बिल्कुल खत्म हो गया। मुशर्रफ साहब के दौर में ही सिर्फ यूसीज बनी थी और टाउन नाजिम वगैरह थे, उसके बाद तो ये सब खत्म हुआ। अब इसको दोबारा अगर रिव्यू करना चाह रही है पीपल्स पार्टी तो आप चाहते हैं कि जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में थी वैसी आए, तो वो तो मुश्किल होगा। आप उसको चलने तो दें, आगे तो जाने दें, जरा आगे बढ़ेगी, उसके बाद आप और भी चीजें उनसे मांग सकते हैं। आइन के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं जो आप सुप्रीम कोर्ट जाके आप ले सकते हैं। तो शुरू तो होने दें। अगर वो चाह रही है कुछ करना, उनको भी एहसास शायद हो गया कि कराची का बहुत बुरा हाल है, तो आप करने दें। आज आप वो करने जा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि जी तरमीमी बिल नहीं हम पास होने देंगे, ताकि वो फड्डा और वहीं पर ही रुक जाए, खत्म हो जाए। जो भी स्टार्ट भी करना चाह रही है अगर पीपल्स पार्टी, तो वो खत्म। और पीपल्स पार्टी के साथ तो थे पहले, ये पहले जो थे ये तो पीपल्स पार्टी के साथ ही थे। इनके सारे बयान आप उठा के देख लें तो ये पीटीआई को इनको ऑफर थी कि पीटीआई में आप जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो पीपल्स पार्टी, सिंध की जमात है पीपल्स पार्टी, हम तो उसके साथ। हमने पीपल्स पार्टी के साथ जी जी बिल्कुल, जी जी सर, जी जी सर, नॉलेज बिल्कुल कमजोर है सर, बहुत। आप मालूम कर लीजिएगा, आप मालूम कर लें, आप मालूम कर लीजिएगा भाई। भाई मैं बचकाना बातें नहीं कर रहा, आप मालूम कर लीजिएगा। हमारा तो कभी भी रुझान नहीं रहा भाई पीपल्स पार्टी के साथ। आप शायद मुझे नहीं जानते, आप शायद मुझे नहीं जानते, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं कि बचकाना बातें। मुझे नहीं जानते, मैं किन के साथ काम कर चुका हूँ आपको शायद नहीं पता। अपने बड़ों से पूछिएगा, आप मेरे सामने, आप अपने बड़ों से पूछिएगा मैं किन लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। आप सच बोले खुदा के वास्ते यार। अरे पीपल्स पार्टी ने इस वक्त ये जो खून मारा है, इसके बाद आप पहले तो मेरी जातियात पे बात ना करें, जातियात पे बात ना करें। मैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर लूं यार। देखिए, चीखने से कुछ नहीं होने वाला। फरहान 2 मिनट आप चुप हो जाए तो मैं हुमायूं की बात सुन लेती हूँ। हाँ बोले आप बोले। आपने आपने टर्न ले ली, लेकिन आप कर रहे हैं यार लोगों के सामने। वो डाका मार रहे हैं, मेरे शहर पे डाका मार रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। पहले उन्होंने लूट के बाजार गर्म करके रखे हुए। सिंध में उन्होंने लाड़काना में, टंडोला यार में कौन सी दूध की नदियां बहा दी है। सारी करप्शन के बाहर लगे हुए। इनके एडिटर जनरल की रिपोर्ट है, सिंध के अंदर 11,000 स्कूल गोस्ट है। मैं टीचरों की बात नहीं कर रहा, आप उस पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं कि हम उसका साथ देंगे।
कैसी बात कर रहे हैं खुदा के वास्ते? उसके चलिए हाथ में टॉपिक चेंज करते हैं। टॉपिक दूसरी भी प्रोग्राम में हमें बात करनी है, और खासतौर पर जब इतनी बातें हो रही है कि हर कोई जो है वो करप्शन का शिकार है, ताहिर रिजवी साहब, तो फिर ईवीएम मशीन ठीक है ना? जब यही कहा जा रहा है कि कोई वोट ले लेता है, ऐसा करता है, वो करता है, तो फिर ईवीएम मशीन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? फिर करना चाहिए इस तरह से कि भी ये शफाफ इलेक्शंस हों और पता चले कि किसको वोट मिल रहा है। हमेशा पीएसपी भी कहती है कि उसके साथ गलत होता है, एमक्यूएम ने भी कहा कि उसके साथ गलत हो रहा है, जमात इस्लामी भी कहती है उसके साथ गलत हो रहा है, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया पंजाब में उसके साथ गलत हुआ। जबकि आपको 2-2 हजार रुपए बांटते हुए आपने देखा कि वहां पे नवाज लीग भी आपको नजर आई, आपको पीपल्स पार्टी भी 2-2 हजार रुपए देते हुए नजर आई। तो इन सारे मसाइल का तो हल पे ईवीएम मशीन ही हुई ना। देखिए बेसिकली मसला ये है, हमारे यहाँ किसी भी पार्टी ने ना सीरियस चीजों को नहीं लिया। हमारे यहाँ पैटर्न ये है कि जी ये लूट खसूट करते हैं, ये वोट चोरी करते हैं, तो हम भी चोरी करें। हमारे यहाँ ठप्पा सिस्टम था, हमारे यहाँ ठप्पा सिस्टम चला है, ये एक रियलिटी है। अगर इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट वांट टू ट्राई अ ईवीएम मशीन, दैट्स नॉट मैटर, करना चाहिए। हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, हमारे निजाम में ट्रांसपेरेंसी हो। देखिए बेसिकली मसला ये, आप काउंसलर के इलेक्शन तो कराने जा रहे हैं, आपको इलेक्शन की अवेयरनेस, आपको कैंडिडेट्स की जो सिलेक्शन है वो आपके यहाँ, आप कह रहे हैं कि जी वो नाली साफ करेंगे, वो इतना काम करेंगे। क्या हमारे एमपी और एमएनए जो कि 1 स्टेप अपर देन काउंसलर है, ठीक है जी, वो क्या काम कर रहे हैं? आपके यहाँ एमपीए और एमएनए सेनेटर वो तो डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं, और आपने एक बल्दियाती इलेक्शन पे इतनी बड़ी डिबेट शुरू कर दी है जैसे मुल्क का सबसे बड़ा मसला बल्दियाती इलेक्शन है। नॉट, मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुल्क पे चढ़ने वाले कर्जे हैं, मुल्क का सबसे बड़ा मसला आवाम का भूख है, आवाम की इफलास है। तो ये इस तरफ फोकस करना चाहिए। स्टॉक मार्केट का क्या हाल हुआ है, आप डॉलर को देखें क्या हाल हो रहा है। फिर अभी सबसे बड़ी जो एक बड़ी तकलीफ दे बात है, मैंने सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, सऊदी अरब से जो हमने कर्जा लिया है वो एक ऐसी कंडीशन पे लिया है, सऊदी अरब हमारा ब्रादर मुल्क है, और उसने किस कंडीशन पे कर्जा दिया है कि जी अगर आप ये कर्जा ना दे सके तो पाकिस्तान से बाहर जितनी भी हमारी जायदादें हैं, हमारे कॉन्सुलेट हैं, हमारी मार्केटें हैं, हमारा पीआईए का ऑफिस है, वो सारा हमने गिरवी रख दिया है। किस पर? हमारा भाई जो हमारा ब्रादर मुल्क है और जो एक साहिब हैसियत मुल्क है। ऐसा भी नहीं है, खुदा न खास्ता सऊदी अरब अल्लाह ताला और तरक्की दे, उसके बाद बहुत सारी दौलत आए। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा मुल्क हम इस कंडीशन पे गिरवी रख के आवाम को चला रहे हैं। और मसला यहाँ ऐसा शो हो रहा है, उसमें जमात इस्लामी भी है, उसमें हमारे पीएसपी वाले भाई भी हैं, उसमें पीपल्स पार्टी वाले भाई भी हैं। नहीं सर, ये काउंसलर ही मसला नहीं है। हमारा मसला जो इस वक्त है, पूरी कौम को उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। उसको कोई नहीं देख रहा। उसको यहाँ पर छोटे छोटे काउंसलर के लिए क्या करेंगे काउंसलर? मुझे जवाब दे दें, पीएसपी वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले भी, हर पार्टी मुझे जवाब दे कि हमारे एमपीएस ने, एमएनएस ने, सेनेटर्स ने तो कराची ने देखा है ना कि हमारे मेयर जो है आंसुओं से रोए हैं कि मुझे पैसे नहीं मिले। बिक रहे हैं रात को जनाब, तो पैसे की लेन देन होती है। सेनेटर्स बिकते हैं हमारे, एमपीए बिकते हैं हमारे, एमएनए बिकते हैं हमारे। वहां पर काउंसलर आगे क्या करेगा? जो मुल्क का कोर मसला है, जो मुल्क का मसला है, मुल्क की शहर हयात का मसला है, नोबडी केयर अबाउट दिस। ईवीएम मशीन आनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन हो, किसी पार्टी को यह कहने का मौका ना मिले कि बेईमानी हुई है। और इसके लिए मैं कहता हूं ईवीएम मशीन क्या, जितनी सोर्सेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो सारे सोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए ताकि 5 साल तक आवाम ये टाएं जो इनको मिली गवर्नमेंट, उन्होंने कहा वोट छिन गया, वोट चोरी हो गया। अच्छा, हर आदमी आज तक पाकिस्तान की तारीख में, आज तक की पाकिस्तान की तारीख में डॉक्टर साहिबा, एक आध को छोड़ के हर आदमी वोट चोरी करके आया है। मैं चोरी करके आया हूं तो मैं बहुत अच्छा हूं, आपने चोरी किया तो आप चोर हैं। इस कल्चर को, इस कॉन्सेप्ट को हमें खत्म करना पड़ेगा। दुनिया की कौमें किस तरफ जा रही हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? दुनिया की कौमों की तरक्की साइंस में देखें, आईटी में देखें, एग्रीकल्चर में देखें, साइंस में भी वहीं पढ़े हुए। साइंस तो और पीछे चली गई है। आज आपके स्कूलों में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, आज आपके कॉलेजों में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। आप साइंस में पीछे जा रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी में पीछे जा रहे हैं, आप हर चीज में पीछे जा रहे हैं। और हमारा मसला ऐसा लग रहा है, हमारा मसला है काउंसलर, हमारा मसला है जनाब इसमें तरमीम, ये हमारा मैटर नहीं है। हमें बहसियत कौम इस वक्त एक चीज पे फोकस करना चाहिए, इमेज ऑफ द कंट्री। मेरा मुल्क रहेगा तो भाई ये काउंसलर रहेगा, मेरा मुल्क रहेगा तो वजीर रहेगा। हम अब साउथ अफ्रीका और गरीब कंट्रियों की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा बांग्लादेश का टका देखें कहां पहुंच गया, हमारी करेंसी कहां है।
इंडिया किस जगह पर, चले हम फरहान की कहाँ तरफ पर हैं? आते हैं। फरहान, ईवीएम मशीन की बात हो रही है अब तो। फवाद चौधरी साहब ने मतलब लाए ना लाए, अब तो उन्होंने वैसे भी ठप्पा लगा दिया। उन्होंने कहा कि फंड हम वहीं पे देंगे जहाँ पे ईवीएम मशीन होगी, तो अब तो बात ही खत्म हो देखो गई। फवाद चौधरी के साथ मैं काम कर चुका हूँ। अच्छा। और ये भाई जो है काउंसलर की बात कर रहे थे, इन्होंने बिल्कुल सही तज्जिया किया कि जिसको जिस चीज का मतलब होता है वो उसी चीज के लिए निकला होता है। काउंसलर के बन जाएंगे, काउंसलर के लिए शायद ये लड़े इलेक्शन और काउंसलर बन भी जाएं, फिर इनको चाहिए क्या होगा, फंड चाहिए होंगे। तो मसला ये यहाँ पे ये नहीं है, मसला यहाँ पे महंगाई का। और ईवीएम मशीन जो है वो आनी चाहिए थी, लेकिन आप ये देखें कि अभी आपके यहाँ अवेयरनेस कितनी है। मैं बिल्कुल भाई मोअज़्ज़ज़ अपने इनकी मैं ताहिर भाई की जो है मैं बात को बिल्कुल आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक स्टेप और पीछे आए। अब आप थोड़ी सी अवेयरनेस देते अपनी आवाम को और पढ़ाते, उनको एजुकेशन देते, उसके बाद आप ईवीएम मशीन की तरफ जाते तो वो आपके लिए बेहतर होता। अभी जो है अभी भी वही होगा, मशीन बोल रही होगी आपने इसको वोट डालना है, उसको वोट डालना है, आप डाल दें वोट जाके अंदर। आप मुझे एक बात बताएं, वोट डालने के लिए भी आपको CNIC नंबर तो इंदराज करना होगा। वो CNIC नंबर कौन इंदराज करेगा? कराची के 2.5-3 करोड़ लोग तो कर लेंगे, लेकिन आप अंदरूने सिंध चले जाएं या अंदरूने पंजाब चले जाएं, वो लोग तो नहीं कर सकते। उनको तो पता ही नहीं है कि नंबर कहाँ पे डालना है, किस जगह पे नंबर डालना है। तो ये ईवीएम मशीन को तो आप छोड़ दें। असल जो इशू है, जो मेरे भाई PSP वाले वो भी नहीं निकल रहा है, इनको ये चाहिए कि महंगाई के खिलाफ निकलें। रोजाना लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तो एहतजाज किया है ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई? आप अपने मतलब की बात पे निकल गए कि जी काउंसलर बना दो। अब इलेक्शन हुआ, आपने आपको वोट ही नहीं पड़े, फिर अब क्या करें? मतलब ये कि आप देखें ना, इलेक्शन भी हुए, आपने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, आपको वोट नहीं पड़े आप। और वो इलेक्शन जो है वो कैंटोनमेंट के इलेक्शन थे, तो इनको इनके घर से भी वोट नहीं मिले। अभी भी ये बात कर रहे हैं कि जी हमें काउंसलर बना दो। तो काउंसलर बन के आप करेंगे क्या? आप जो असल इशू है, असल इशू जो है कि हर कोई अपनी सियासत चमका रहा है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मुसर्रत शाह साहिबा ने। आपका ताल्लुक PTI से है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। चलिए जी, कुछ देर में राब्ता होता है। हुमायूं राजपूत साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं बिल्कुल आपको सुन रहा हूँ। एक शदीद एक तनकीद हुई है, सिर्फ आपसे जवाब चाहती हूँ। ज्यादा आप आज गुस्से में भी हैं। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये कहा गया है यहाँ पे, दोनों मेरे मेहमानों ने ये कहा है कि आपका मसला सिर्फ काउंसलर बनना है और फंड लेना है, आपका और कोई मसला नहीं है। मुल्क में और भी बहुत से मसाइल हैं, लेकिन आप सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि आपको काउंसलर बनना है। सारी सुनिए, मैं जवाब देता हूँ अगर आप थोड़ा सा टाइम दें। जी जी। देखिए, आम आदमी का जो इशू है ना, आम आदमी का ये इशू नहीं है कि आपके अफगानिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। आम आदमी का ये इशू नहीं है कि आप फॉरेन पॉलिसी क्या बन रही है। आम आदमी का ये इशू नहीं है कि आपके मुल्क के हमसायों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं। आम आदमी का जो इशू है, आम आदमी का इशू है कि उसके घर में पीने का साफ पानी कैसे आएगा। आम आदमी का इशू है कि उसके जो सरकारी पीले काले स्कूल थे जो अब बर्बाद हो गए, उसमें तालीम का स्टैंडर्ड कैसे बहाल होगा। आम आदमी का इशू है कि आपके यहाँ जो सरकारी डिस्पेंसरीज हैं उनमें दवाइयां कैसे मौसर होंगी, जहां पे अब इलाज भी मौसर नहीं है। आप किसी सरकारी अस्पताल चले जाएं, 2-2 महीने 3-3 महीने तक टाइम ही नहीं है वहां पे आपको पेशेंट को एडमिट करवाकर ऑपरेशन करवाने का। मेरे भाइयों को ये नहीं पता कि दुनिया के अंदर की हुई है मख्तियारी हुई है और केयर सिस्टम के तहत हुई है। हम इसलिए इस बात पर इतना बड़ा इशू बना रहे हैं कि भाई ये इंटरनेशनल इशू है। पूरी दुनिया की आप मिसालें देते हैं बैठकर, दुनिया की यूरोपियन कंट्रीज की आप मिसालें देते हैं चैनल पर बैठकर, आप देखें, स्टडी करें जाकर उन्होंने तरक्की कैसे की है। हम कह रहे हैं कि भाई आप एक काउंसलर को फुली इख्तियार दो, उसकी गली के अंदर पानी की लाइन का इख्तियार भी उसके पास होना चाहिए, उसकी गली में कचरा उठाने का इख्तियार भी उसके पास होना चाहिए, उसकी इलाके के अंदर जो उसका सेक्सुअल थाना लगता है उस थाने को कंट्रोल करने का इख्तियार भी उसके पास होना चाहिए, उसके इलाके के अंदर जो सरकारी अस्पताल है उस अस्पतालों में दवाइयों का और इलाज का टोटल इख्तियार उसके पास होना चाहिए। मैं तो एक आम आदमी के इख्तियार की बात कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि उन्हीं डाकुओं के पास इख्तियार रहे, उन्हीं MPA MNAs के पास हुमायूं साहब, आपका मौकफ आ चुका है हमारे पास, आपका मौकफ आ चुका, और आप लाइन पे रहिएगा। अवाम यकीनन सुनना चाहती थी और हकाइक हमारा काम है कि हम हकाइक को सामने लाएं। इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत शाह साहिबा इस्लामाबाद से। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। मैडम, ये ईवीएम मशीन पर जो है अभी भी अपोजिशन एहतजाज कर रही है और मुस्लिम लीग नून ने ये धमकी दी है कि TLP का मॉडल बनाएंगे अगर ऐसा ईवीएम के मशीन पे जो है वो कंटिन्यू किया गया है इसका मामला, अगर ऐसी इलेक्शंस की बात की गई तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है कि नून लीग एहतजाज करेगी और TLP का मॉडल बनाने जा रही है वो? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ईवीएम मशीन से इनको प्रॉब्लम है क्या।
ये वही मॉडल है जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे मुल्कों में चल रहा है, यही सिस्टम। और ये सबसे बेहतरीन सिस्टम है कि ट्रांसपेरेंसी है ना। देखिए आप मतलब उसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, कोई जाली वोट नहीं डाल सकेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब कि ये इनके लिए भी बेनिफिशियल है। अभी तो इनको फियर है कि शायद ये ऐसा ना हो कि कोई धांधली ना हो, कोई गलत चीज ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ईवीएम मशीन के थ्रू जो भी वोट डालेगा उसका पूरा डेटा होगा, क्योंकि हम इंप्रेशन भी लिया जाएगा और वहां पे उसकी सारी लेकिन चीजें जो है ना, वहाँ मुसर्रत पे- शाह साहिबा, आपको नहीं लगता कि वक्त कम है, अवाम को भी एजुकेट करना बाकी है कि किस तरह से नंबर एंट्री होगी? और हमारे यहाँ जिस तरह से तालीम की सतह कम है, उसमें लोगों को नंबर भी एंटर करने नहीं आएंगे उसके अंदर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वो पूरी स्क्रीन पे आए या कोई, अभी हमारे पास अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो 90% पॉपुलेशन हमारी जो है ना मोबाइल यूज कर लेती है। ठीक है, सबको इतना एक्सपोजर है, सबको पता होता है। देखिए, जब जो भी कैंडिडेट होता है वो ये तो हर जगह पे घर जिसकी पिक्चर होगी सबको पता होता है कि ये हमारा कैंडिडेट है। उस कैंडिडेट पे उन्होंने जो है ना जस्ट जो है ना क्लिक करना है। जब उस चीज पे जाके क्लिक करेंगे, देखिए ये ट्रेनिंग वैसे भी टीवी पे भी चलाई जाएगी जब इलेक्शन आने वाले अच्छा, होंगे। मुसर्रत शाह साहिबा, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं, ठीक है, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि ये ईवीएम मशीन के जरिए आप अभी से अगले इंतखाबात पे असरअंदाज हो रहे हैं। नहीं, ये सारा इनको जो है ना बस ऐसे ही जो है ना इश्यूज चाहिए कि जिससे जो है ना उलझते रहे गवर्नमेंट के साथ। कोई ना कोई बहाना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है, ये जस्ट इनके फियर्स हैं। ये बिल्कुल अनड्यू फियर्स हैं कि ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन इस तरह ना हो और हम कोई ना कोई जो है ना बीच में कोई ऐसा सिस्टम बना लेंगे कि हम जो है ना, क्योंकि देखिए धांधली के बगैर कोई नहीं, मतलब ये सोच रहे हैं कि हम धांधली करेंगे या कोई ना कोई सपोर्ट लेंगे या कोई फेवर लेके हम जो है ना चाहेंगे कि हम आ जाएं, इलेक्शन हम विन करें। अभी ऐसा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी लेके आना मुआशरे में सबसे बड़ी बात ये है। ये सब लोग चीख रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। और अच्छा, चले मुसर्रत शाह साहब, मुझे ये बताइए कि क्या आपको तवक्का है, जैसे पीपल्स पार्टी मुसलसल दावा कर रही है कि पीडीएम इस्तीफे नहीं देगी, तो आपको लगता है कि आगे ऐसा होने जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। ये 10 बातें, ये सिर्फ और सिर्फ बातें, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप यकीन करें मेरी बात, ये लिख के रखें कि 5 साल ये गवर्नमेंट पूरे करेगी। ये ये दावे, ये जो ना बात, ये मैडम, अपोजिशन दावे तो करिए, लेकिन ये बताएं जो इमरान खान साहब के दावे थे वो भी किस हद तक वफा हुए? अभी आप देख रहे हैं कि महंगाई, वो एग्री कर रहे हैं कि खान साहब ने जो दावे किए थे चीनी, वो आटा, गैस बहरान, और कराची में भी अब तो गैस बहरान नजर आ रहा है, तो आप सारी सिचुएशन में क्या कहेंगे? ये बहरान हमेशा रहे, ये आज नहीं रहे, ये हमेशा रहे। मैं कह रही हूँ, लेकिन मैडम दावे तो किए थे ना खान साहब ने, 74 या तो दावा ना करते। आप 74 की जो है ना वीडियोस देखें, उसमें भी जो है ना जुल्फकार अली भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जो है ना चीनी महंगी है, फला चीज महंगी है। आप देखें ये इश्यूज जो है ना पहले से ही रहे, ये तो आज रिजॉल्व कौन करेगा? इमरान खान साहब की तरफ ही मुसर्रत शाह साहिबा उम्मीदें थी कि वो रिजॉल्व करेंगे, लेकिन रिजॉल्व तो नहीं हुए ना। देखिए रिजॉल्व, देखिए बहुत सारी चेंजेस ऐसी आई हैं जो बहुत सारी मुआशरे में पॉजिटिव चेंजेस हैं। आज भी बहुत सारी करप्शन को कंट्रोल किया जा रहा है। आज भी कराची में जो ये चेंजेस आप देखें, कराची में जो बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं। और मैडम, कराची में बिल्डिंग्स की बात एक तरफ है, लेकिन कराची में 2 खुदकुशियां हो गई हैं कुछ दिनों में। इनके वजीर खुद आके बोल के गए हैं जी करप्शन हुई है, आपके जंगलात के वो जो दरख्त लगाने की मैं सिर्फ तब्दीली की बात कर रही हूँ। बहुत अफसोसनाक बात है। अभी यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो है चीनी इन्होंने खरीदी है। मैं इस पे बात कर रही हूँ, तब्दीली ये हुई कि 2 नौजवानों ने करप्शन का तो ये बहुत बड़ा असल में देखें, मैं आपसे थोड़ी सी मैं आपकी बात में इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि इन्होंने जो बात की है ना दुखती रख पे बात कर दिया। मसला ये है कि ये लोगों को करप्ट बोलते थे और वो करप्शन उनकी बाद में जब गवर्नमेंट जाती थी उसके बाद इनके करप्शन के जो केसेस थे वो सामने आते थे। इनके तो अभी होते हुए करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं। इन्होंने तो पूरी लुटिया दबो दी है, इन्होंने दोबारा से उनको हीरो बना दिया है।
परवेज मुशर्रफ के दौर में 60 रुपए का डॉलर था, आज 79 रुपीस का डॉलर है। 179। आप देखें अफगानिस्तान में 94 का डॉलर है। आप कहाँ पे क्या बातें कर रही हैं? आप यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं आप लोग कि जी यहाँ महंगाई आपने आसमानों पे पहुंचा दी है। कोई आपकी कोई किसी नहीं, कोई किसी आपकी बात से ऐसा लग रहा है आप डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, डिक्टेटरशिप की बात नहीं है, जो हकाइक है वो हकाइक है। आप मुझे बता दें 8 साल क्या मुशर्रफ साहब के पास क्या था? कोई जादू का चिराग था? करप्शन नहीं थी। आपने करप्शन को खुलेआम छोड़ा है। दोनों साइडों पे करप्ट बैठ खड़े हुए आपके, और आपके सामने दुनिया जानती है कि जी आपके करप्ट हैं। आप नहीं छोड़ छुपा रहे। इनको देखें, इनको लेके आने वाले, इनकी आइडियोलॉजी को लेके आने वाले परवेज मुशर्रफ थे। मुशर्रफ साहब ने कहा थर्ड एलिमेंट की जरूरत है। अब वो उनके साथ भी इन्होंने इनके इतने बड़े बड़े झूठे, ये इतने बड़े झूठ बोलते हैं, इतने बड़े बड़े फैसलों का आज हम भुगत रहे हैं। नहीं, कोई गलत फैसला नहीं था, बिल्कुल सही फैसला है, जिनकी वजह से आज आप खड़े हुए हैं, वरना तो आप क्लैप्स हो चुके होते। अरे मैं आपको हकाइक बयान कर रहा हूं, आप क्लैप्स हो चुके थे। ये कंटेनर्स पे खड़े हो गए झूठ बोलते रहे सारी जिंदगी, और अब आके उनके ऊपर अब डिफेंड कर रहे हैं इनके लोग, इनके जो लोग हैं। जी मुशर्रफ शाह खान साहब ने कभी भी झूठ नहीं बोला। अरे छोड़े आप, यू टर्न क्या था? उनको बात करने दें। देखें कि खान साहब ने कभी भी झूठ नहीं बोला। आज भी वो अपनी जो है ना कोशिशों में खड़े हैं। देखिए टीम समटाइम्स कुछ जो है ना मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं खान साहब। अब एक बंदे से देखिए हमारी ये जो हमारी मखलूक है ना पाकिस्तान की, वो ही मैक्सिमम गंदी है, वो ही करप्ट है बहुत, मतलब हर बंदा करप्ट है। खान साहब बहुत फेयर है। पाकिस्तान हमारी खुशकिस्मती है कि खान साहब हमारा लीडर है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। आज पूरी दुनिया में जो रेस्पेक्ट है ना वो खान साहब की वजह से। आप जाके चाइना मुशर्रफ शाह साहब, पूरी दुनिया में सिर्फ खान साहब की वजह से पाकिस्तानी कौम की इज्जत है, बाकी सारी कौम बुरी है। नहीं सारी कौम तो डेफिनेटली मैडम आप रवानी में बोल रही हैं। देखिए लीडरशिप एक इमेज क्रिएट करती है, लीडरशिप हमेशा एक इमेज क्रिएट करती है, वही पहचान होती है एक मुल्क की, जो इमेज। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ शाह साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। जी ताहिर रिजवी साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कमेंट करेंगे? मुशर्रफ साहिबा अगर मेरा सुन रही है मेरी आवाज, और अगर सुन सकती है, जरा मुझे ये बता दीजिएगा, ईवीएम मशीन पे आप लोग वोटिंग तो बाद में कराएंगे, ये जो इसकी प्रोक्योरमेंट होगी इसके अंदर मुझे खदशा ये है कि अरबों रुपए की करप्शन होगी। मुझे नहीं पता कि आप खान साहब से मिलती है, खान साहब मिलते हैं सिर्फ अपनी किचन कैबिनेट से, एमपी एमएनए को तो लिफ्ट नहीं कराते हैं। वो अभी जब फंसी थी ये रेफरेंस, वो सॉरी जो ये ऑर्डिनेंस आया था, तब उन्होंने एक एक करके मुलाकात की। अगर आपकी कहीं मुलाकात हो जाए तो प्लीज ये पूछ लीजिएगा कि पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स जो इंतहाई नाकिस रूल हैं, जिनमें 3 साल में उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की, क्या उसी के तहत ईवीएम मशीन आप खरीदेंगी? अगर आप उसी के तहत ईवीएम मशीन खरीदेंगी तो याद रखिएगा इसके अंदर इलेक्शन की रिगिंग से पहले इसमें करप्शन हो जाएगी। तो प्लीज ये जरूर आप उन्हें मैसेज दीजिएगा कि सबसे पहले तो इसकी प्रोक्योरमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाएं, उसके बाद इलेक्शन को। भाई आपने रास्ता दे दिया इनको। एक मिनट, आप लोग सबकी बात हो गई। मुशर्रफ साहिबा एक मिनट, मुशर्रफ साहिबा मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन हुमायूं राजपूत साहब पीएसपी से काफी देर से खामोश हैं। जी हुमायूं, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। हुमायूं, आपकी पार्टी का क्या मौकफ है ईवीएम मशीन के हवाले से? देखिए मैं तो फिर मुख्तसर सी बात करूंगा कि मेरी बला से आप 3 में 13 में मुनाफिकों को बिठा दें, काले चोर को लाके बिठा दें प्राइम मिनिस्टर पर, लेकिन शहरी जो खुद मुख्तियारी है जो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर ली है, आप जिनकी मिसालें देते हैं, खुदा के वास्ते लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत करें, क्योंकि लोकल बॉडी से 1.5 लाख आपके बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होने हैं। 1.5 लाख में से आपके पास 1,500 नए लीडर आएंगे। जब 1,500 नए लीडर आपके पास डेवलप हो जाएंगे तो ये जो सोने के नवाला लेकर पैदा होते हैं, ये 2 खानदान या 3 खानदान मुसल्लत हो जाते हैं, या 6-7 खानदान मुसल्लत हो जाते हैं पाकिस्तान पे, इनकी इजारादारी खत्म हो जाएगी जिस दिन आपने लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत कर दिया। ये एमपीए इसका काम है, एमएनएस का काम है असेंबली में बैठकर बिल बनाए, आइन के अंदर कानून के अंदर तस्लीम करें। इनका काम नहीं है कि लोगों का पानी कैसे पहुंचेगा, स्कूल कैसे चलेगा। पूरी दुनिया में ये निजाम राइज हो चुका है। बदकिस्मती से पाकिस्तान आज जो मार खा रहा है, आज जो गरीब पिस रहा है, आज जिस शहरी के अंदर गरीब पिस रहा है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक एमपीए एमएनए को एक आम आदमी जाकर के पकड़ेगा, लेकिन उसकी गली के एक काउंसलर के पास जब तमाम इख्तियारात होंगे, तमाम वसाइल होंगे, तमाम पैसा होगा, जब करप्शन होगी तो वो उसके दरवाजा जाके तोड़ेगा अपने मोहल्ले के अंदर और उसको बाहर निकाल कर मारेगा पकड़कर। जब तक ये एहतसाब एक आम आदमी के हाथ में नहीं आएगा, इस पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आ सकता। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में इनकलाब लाने की। बहुत शुक्रिया हुमायूं
हुमायूं उस्मान साहब जी ये क्या जो कहेंगे फरहान? हुमायूं भाई बात सही कर रहे हैं। अब आप हुमायूं भाई जो मुखालफत बात मत कर रहे हैं, नहीं कीजिएगा नहीं ज़्यादा, आप मैं न्यूट्रल बात बताना करें चाहता ना। मैं देखें हुमायूं हाँ। भाई जो बात कर रहे हैं एक हद तक सुनी जा सकती है, लेकिन ये सेकेंडरी या थर्ड इशू है अवाम का, पब्लिक का। असल जो फर्स्ट इशू है वो है महंगाई, बेरोजगारी। लेकिन वो ये कह रहे हैं इसके क़यादत खिलाफ कहाँ अगर से आएगी? निकलते तो आप अवाम मसला ही तो सारा क़यादत देखिए का है ना। अगर निकलना था अभी कमाल साहब को तो इसके ऊपर निकलते महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ, तो उसमें इनको शायद कुछ सक्सेस मिल जाती। ये निकले कहाँ इलेक्शन काउंसलर के लिए, स्कूल बनाएंगे और डिस्पेंसरियां बनाएंगे और ये जो है पानी साफ देंगे। तो पानी की मशीनें किसके दौर में, ये जितने भी प्लांट आए हैं किसके दौर में आई, पहले हमारा आप ये देख लें। टॉपिक फरहान ये आप मुस्तफा देख लेंगे, कमाल नहीं है। हमारा ये टॉपिक पार्टी इनकी पार्टी पॉलिसी वही होगी ना। फरहान हमारा जी। टॉपिक इस वक्त मुस्तफा कमाल नहीं है। हमारा मसला मसले को हल करना है। मुसर्रत शाह साहिबा ने इस वक्त कहा मुझे कि सिर्फ आप- इमरान खान साहब है जो कि पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर रहे हैं, पूरी कौम एक देखिए, तरफ है। अगर यही बात है मुझे तो आप- हुमायूं राजपूत साहब से ही कह रहे हैं मेरे साथ आप एक आपका प्रोग्राम बंदा कर कौन लीजिएगा, होना चाहिए जो ground मेरे level से साथ उठे? आप एक प्रोग्राम कर लीजिएगा और 2 या 3 लोगों को बिठा दीजिएगा, और जो इश्यूज है ना यहाँ पर आपके, एक महंगाई, दूसरी एजुकेशन, तीसरी हेल्थ, मैं गवर्नमेंट के बजट लिए बगैर इन मसलों को हल कर दूंगा आपके यहाँ पे टेबल पे बैठ के। मैं आपसे प्रॉमिस करें, इशू मुझे पता है किस तरीके से हल किया जाएगा। मैं इनको ईमेल भी कर चुका हूं, मैं इनको ईमेल भी दे चुका हूं जी, कि इस तरह से चलें, कर लें, चलें। लेकिन करने वाले तो बने, कुछ करें तो। तमाम अब मैं अपने गेस्ट को टाइम देना चाहती हूँ। हुमायूं लास्ट कमेंट कीजिएगा। और देखिए मैं ये समझता हूँ कि आप बिल्कुल बैठाएंगे, हम इनको बताएंगे कि बुनियादी जो मसले हैं वो आम आदमी के जिस तक हल नहीं होंगे। देखिए एक टीसीओ जाकर नहीं पकड़ता किसी को महंगी चीज बेचने पे, वो जाकर वहां पे चालान करता है 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए जेब में डाल लेता है, बाद में उसको छोड़ देगा। जब आप काउंसलर को सारे इख्तियार दे देंगे तो फिर मोहल्ले में गोश्त के और करियाने वाला महंगाई और नाजायज प्रॉफिट। सर, ये काउंसलर का काम नहीं है चालान करना। सर, ये चालान करना काउंसलर का काम नहीं है। मैं क्या पूरी दुनिया में फरहान बोलने तो दें इख्तियार है, आप देना अभी इख्तियार, ये क्यों नहीं देते आप पाकिस्तान के एक चीज अंदर? उनसे आप देना ये इख्तियार आम आदमी चलिए को। एक गली और आपका मोहल्ले के पॉइंट लोगों को- हुमायूं आपका पॉइंट आ गया है। मुसर्रत की तरफ जाऊंगी मैं। जी मुसर्रत शाह साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? जी मुसर्रत शाह साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? चलें चलें जी, ताहिर साहब जी कंक्लूड मैं कीजिएगा। हमारे भाई से एक सवाल करूंगा कि ये कह रहे हैं काउंसलर आप अभी आएगा, सवाल ना करें। जी काउंसलर आएगा तो ये हो जाएगा, ये बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। मुझे ये बताएं, वसीम अख्तर साहब आखिरी दिन रोके गए हैं, क्या रो रहे थे वो? कि मेरे पास पैसा नहीं है। क्या रो रहे थे वो? वो दौरे मेरे कैसे पास हुए थे? वो इख्तियार गाड़ी नहीं कैसी है। थी? ठीक है जी, वो उनके पास कुछ भी नहीं था। ये काउंसलर भी आएंगे, ये तनख्वाहें लेंगे और पैसा कमाएंगे फैमिली की Right, टूर्स right, और right. लेंगे। फैमिली की बिल्कुल ट्रिप सही करेंगे। बात, बिल्कुल और सही बात। जब कौन जाएगा लड़ने के लिए, कौन से पूछने के लिए? लेकिन मसले सबसे का हल पहले तो करना चाहिए। देखिए, देखिए, सबसे हम पहले आंखें तो बेसिक नहीं बंद कर मसला, सकते, ताहिर बेसिक साहब। मसला है, मेरे मुल्क के पास पैसा होना चाहिए। पैसे ही नहीं है। जब काउंसलर के पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो काउंसलर के अपनी जेब से करेगा। काउंसलर भी बिल्कुल हमारे एमपी एमएनए की तरह हर महीने तनख्वाह लेगा और असेंबली में एक बिल चला जाएगा मेयर के पास कि जी हमारे अलाउंसेस बढ़ाओ, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हमारी महंगाई हो गई। हमारे मुल्क में ये होता है। देखिए, लास्ट कमेंट कीजिएगा, आपने वन बोला- लाइनर जवाब। बिल्कुल, मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ, ये स्ट्रगल पार्टी है बेसिकली ना इस वक्त अभी, तो इनको मेजर जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करना चाहिए। उन पे बात करेंगे तो ये, मेरा इनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है मेरे भाई से, लेकिन मेजर इशू से हट गए ये। इस वक्त जो पब्लिक की या आवाम की जो मजबूरी है, प्रॉब्लम है, वो है महंगाई और बेरोजगारी। अगर वो इसके ऊपर निकलते तो फिर वो, आप उसको महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे, ये काउंसलर नहीं कर सकता। ये काउंसलर का बहुत काम नहीं है। शुक्रिया ये फरहान, आप मेरे आप प्रोग्राम में गवर्नमेंट आए। के ऊपर जोर दें। ताहिर रिजवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, हुमायूं उस्मान राजपूत साहब आपका बहुत शुक्रिया और मुसर्रत शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।